चलो स्टार्ट करता हूं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th का चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा चैप्टर करें बेटा प्रैक्टिस? चैप्टर 15। एनसीईआरटी चैप्टर 15 कौन सा है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कर लें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं जो बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पढ़ो। कोई आर डी शर्मा है आपके पास? आर डी शर्मा नहीं निकाला है? अच्छा, 4 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो, a bag contains 6 red and 3 black and 6 white balls. A bag contains 6 red, 3 black and 6 white balls. एक बैग में, एक कोई बैग है जिसमें 6 रेड बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 व्हाइट बॉल्स हैं, 6 व्हाइट बॉल्स हैं। एक बैग है और ये व्हाइट बॉल्स। एक बैग में 6 रेड बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स और 6 व्हाइट बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इनमें से एक बॉल आपको ड्रॉ करना है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, और बैग से आपको मतलब एक बॉल ड्रॉ करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज आइदर रेड और ब्लैक। बॉल जो हो वो रेड या ब्लैक हो। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी? दिखाई दे रहा है बेटा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये दिख रहा है क्लियर? तो कितनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी? सीधा दिख रहा है ना, उल्टा तो नहीं दिख रहा है। तो कितनी टोटल बॉल्स होंगी? 6 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 6। हाँ, तो 6 3 9, 9 6 15 बॉल्स हो गई, 15 बॉल्स हो गई टोटल बॉल्स। ठीक, अब हमें प्रोबेबिलिटी करना है, पता करना है। प्रोबेबिलिटी पता करो, आइदर रेड और ब्लैक, आइदर रेड, आइदर रेड और ब्लैक, आइदर रेड और ब्लैक बॉल्स। तो रेड बॉल्स देखो कितनी रेड बॉल्स है? 6 है। और मतलब क्या होता है? यूनियन, और मतलब ऐड करना है। तो या तो रेड हो या ब्लैक हो, दोनों लेना है, रेड और ब्लैक से। आइदर रेड और ब्लैक, इसका मतलब और मतलब यूनियन प्लस। तो 6 प्लस में 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 15। तो 6 और 3 को ऐड कर लेंगे, 9 अपॉन में 15 कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये आ गया 3/5, 3 अपॉन 5। 6 और 3 को ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 6 + 3 डिवाइडेड बाई 15, तो 9/15 हो जाएगा। समझ में आया? बी में सेकंड पार्ट इसका बताया गया है, नाइदर रेड नॉर ब्लैक। प्रोबेबिलिटी पता करो, नाइदर रेड नॉर ब्लैक, नॉर ब्लैक, ना तो रेड हो और ना ब्लैक हो। तो इसका मतलब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, ना तो रेड हो और ना ब्लैक हो, तो हो क्या फिर? व्हाइट हो। तो 6 अपॉन में 15 हो जाएगा, नाइदर रेड नॉर ब्लैक के केस में। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 2/5 हो जाएगा, 2/5। तो प्रोबेबिलिटी आ गया नाइदर रेड नॉर ब्लैक 2/5 और आइदर रेड और ब्लैक में 3/5। समझ में आया?
अगला क्वेश्चन करते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया है। वैल्यू बेस्ड में प्रैक्टिस पेपर अब हम कर लेते हैं, इसके प्रैक्टिस पेपर बोर्ड के जो मोस्टली आप फाइंड आउट करो। देखो एक प्रैक्टिस पेपर हम स्टार्ट करते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, और आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से प्रोबेबिलिटी से ही दो नंबर में है। A group of 50 students of class 10 are selected and were asked for their choices of subject to be taken in class 11, which is recorded as below: stream, PC Maths, PC Bio, Commerce, Humanities और total। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया गया है 19, 8, 11, 12 और 50। A student was selected at random. Find the probability that the selected student is a science student, not a commerce student. करें, a group of 50 students of class 10 are selected. यहाँ पर 50 बच्चों का ग्रुप, 10th क्लास का 50 बच्चों का ग्रुप लिया गया और उसमें से सेलेक्ट किया गया कि साइंस कितने बच्चे लेंगे, कॉमर्स कितने लेंगे, और ये आपका स्ट्रीम लिया गया। स्ट्रीम हो गया और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। दो कॉलम बनाए गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की नंबर है और ये स्ट्रीम है। कौन कौन सी स्ट्रीम है? तो यहां पर पीसी मैथ्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, पीसी मैथ्स। सेकंड में आपका पीसी बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर कॉमर्स हो गया। इसके बाद ह्यूमैनिटीज हो गई, ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज ये हो गया, आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। टोटल कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर पीसी मैथ्स ये स्ट्रीम लिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स COMM कॉमर्स हो गया, और ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स हो गया, और टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 19, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 19 स्टूडेंट्स हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 8 स्टूडेंट्स, कॉमर्स के 11 स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के 12 स्टूडेंट्स हैं। A student was selected at random. Find the probability that the selected student is a science student, not a commerce student. A group of 50 students of class 10 are selected and were asked for their choices of subject to be taken in class 11, which is recorded as below। ये टेबल दी गई है। A student was selected at random. Find the probability that the selected student is a science student, not a commerce student। अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है कि कुछ मतलब स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया, प्रोबेबिलिटी उसकी पता करो कि एक साइंस स्टूडेंट हो, a science student, a science student। तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री कौन कौन होगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये साइंस के स्टूडेंट कहे जाएंगे। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक, तो साइंस के स्टूडेंट कितने होंगे? 19 + 8, और अपान में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं, तो डिवाइड में 50 हो जाएगा। फेवरेबल केसेस अपान में टोटल नंबर ऑफ केसेस, 19 में 8 ऐड करो तो 27 अपान में 50 हो गया। ये आपका साइंस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड पार्ट में पूछा गया है नॉट ए कॉमर्स स्टूडेंट, नॉट ए
कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट ना हो तो नॉट ए कॉमर्स स्टूडेंट, नॉट ए कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट्स ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कॉमर्स स्टूडेंट्स की हम निकाल देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। तो नॉट ए कॉमर्स स्टूडेंट मतलब क्या हुआ कि साइंस के लेना है और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के नंबर लेना है। तो 19 प्लस में 8 और प्लस में 12 और डिवाइड में 50, 12 8 20, 20 में 19 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 39 अपान में 50। ये हो गया आपका नॉट ए कॉमर्स स्टूडेंट। या आप कह सकते हो कि कॉमर्स स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11 अपान 50। अब हम 1 में से माइनस कर देंगे 11 बाई 50 तो आ जाएगा 39 बाई 50। ऐसे भी निकाल सकते हो या आप कॉमर्स स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो तो नॉट ए कॉमर्स स्टूडेंट आ जाएगा। या कॉमर्स स्टूडेंट को हटा दो, अब साइंस और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के नंबर को ऐड कर लो तो 19 प्लस 8 प्लस में 12 डिवाइडेड बाई 50 कि कॉमर्स स्टूडेंट को आप पहले से निकाल दो। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ तो ये नॉट ए कॉमर्स स्टूडेंट हो गया। ये क्लियर समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अगला करते हैं। ये कई बार आया है 4 नंबर में क्वेश्चन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, a small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. If its volume is 1 by 27 part of the volume of the given cone, at what height above the base is section made? देखो ये पहले एनसीईआरटी में सिलेबस में होता था। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है, एक कोन है। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। इसकी कोन की हाइट दे दिया गया यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए कोन 30 सेंटीमीटर दिया है। A small cone is cut off at the top by a plane. इसके यहाँ ऊपर से एक कोन को कट कर दिया गया ऊपर से और ऊपर वाले पोर्शन को हटा दिया गया। कट ऑफ बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल काट दिया गया। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1 by 27 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन, अगर इस वाले छोटे वाले कोन का वॉल्यूम इस गिवन पूरे कोन के वॉल्यूम का 1 by 27 पार्ट हो तो आप पता करो कि कोन को कितने हाइट से काटा गया, ये हमें पता करना है। एक कोन था जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है। अब बेस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन से कोन को कट कर दिया गया और ऊपर वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया गया। अब जो ऊपर वाला पोर्शन रिमूव हुआ है उसका वॉल्यूम पूरा जो गिवन कोन था उसके वॉल्यूम का 1 by 27 पार्ट है। तो आप पता करो कि बेस से कितनी हाइट पर कोन को कट किया गया, वो हाइट हमें पता करना है। समझ में आया? तो यहां पर एक क्वेश्चन हमें इसको पढ़ रहे हैं एक बार फिर से। द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, a small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. If its volume is 1 by 27 part of the volume of given cone, at what height above the cone is section made? कितने हाइट पर कोन को मतलब कोन का सेक्शन बनाया गया, ये हमें पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये हाइट आपकी x है।
तो ऊपर वाली कितना हो जाएगी टोटल, अब नाम लिख लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम बी मान, यहाँ ओ मान लेते हैं, इसको डैश मान लेते हैं, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी कौन था, और ये पोर्शन आपका बी डैश है, ये सी डैश है। ये हम मान के चलते हैं कि ए बी सी आपका होल कोन था, और ए बी डैश सी डैश इस कोन को रिमूव किया गया ऊपर से। अब ये इसका वॉल्यूम ए बी डैश सी डैश का वॉल्यूम पूरे होल कोन के वॉल्यूम का 1/27 पार्ट है। तो ये हम मान लेते हैं। इसकी रेडियस को हम R1 मान लेते हैं और इसकी रेडियस को हम R2 मान लेते हैं। इसकी रेडियस को R1 मान लिया और इसकी रेडियस को R2 मान लिया। अब हम लेते हैं ट्रायंगल AOC। AO इसको हम O डैश, इसको O मान लेते हैं, इसको O डैश मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AO आप यहाँ पर ये BC जो ये B डैश C डैश लाइन है वो BC के पैरेलल्स है। B डैश C डैश लाइन पैरेलल है किसके, BC के। और ट्रायंगल आपका कोण जो था, कोण क्या था, कोण ABC था, ABC कोण था, और इसको BC बेस के पैरेलल लाइन से ड्रॉ किया गया है, कट किया गया है। अब हम लेके चलते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AB डैश C डैश एंड ट्रायंगल ABC में ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AO डैश C। कोण में आपने क्या लिया, AB। तो देखो हम यहां पर ट्रायंगल कौन सा लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल AO डैश C डैश आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल AO डैश C डैश एंड ट्रायंगल AOC में AO डैश C डैश, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, रेडियस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी हाइट। तो ये AO डैश C डैश और AOC में ये आपका ये वाला ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल लेना है। ये R1 मान लिया है, O डैश C डैश R1 है और OC जो है वो R2 है, OC R2 रेडियस मान लिया। और O डैश को हम X मान लेते हैं, और पूरा हाइट AO दिया हुआ है, AO कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो AO डैश कितना होगा, AO डैश 30 में से X माइनस हो जाएगा, 30 माइनस X हो जाएगा। अब हम ट्रायंगल लेते हैं AO डैश C डैश एंड ट्रायंगल AOC में। यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल आप लिखोगे AO डैश C डैश बराबर है एंगल AOC, यहाँ ईच 90 डिग्री हो गया। और एंगल O डैश AC डैश ये बराबर है OAC के, ये आपका कॉमन एंगल हो गया, कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल AO डैश C डैश ये सिमिलर है ट्रायंगल AOC के, किस सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, क्राइटेरियन फॉर मतलब सिमिलरिटी, क्योंकि ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया। ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल AO डैश C डैश और ट्रायंगल AOC में दोनों में कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये दोनों 90 हो गए, ये 90 और ये 90 हो गया। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल सिमिलरिटी से। जब ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है, साइड का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पर A आप लिख सकते हो AO डैश अपॉन में AO इज इक्वल टू AC डैश अपॉन में AC इज इक्वल टू O डैश C डैश अपॉन में OC। परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ AO डैश की वैल्यू कितना दिया है, 30 माइनस एक्स, तो आ गया 30 माइनस एक्स अपॉन में AO की वैल्यू 30 दिया है, हाइट अपॉन हाइट। AC तो AC हमें AC डैश ये आपकी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये आपका स्लांट हाइट है।
इसको हम L1 मान लेते हैं, पूरे को L मान लेते हैं, तो यहाँ L1 अपान L भी लिख सकते हैं। हमें वॉल्यूम के केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो L1 अपान L लिख लेते हैं इसको। तो ये आपका स्लांट हाइट है, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको रिमूव कर देते हैं। इज इक्वल टू O डैश C डैश, O डैश C डैश को R1 माना है, अपान में OC R2 हो गया। तो 30 माइनस एक्स, ये आपको इक्वेशन मिल गया, 30 माइनस एक्स अपॉन में 30 बराबर है R1 अपान R2 के। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोण ए बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोण ए बी सी इज इक्वल टू 1/27। ये दे रखा है कि इस वाले कोण का वॉल्यूम पूरे कोण के वॉल्यूम का 1/27 पार्ट होगा। अगर इस पार्ट को हम हटा दें, ऊपर वाले जो हमने स्ट्रेट लाइन से जो कट किया है कोण का ऊपरी टॉप पोर्शन, उसको हम रिमूव कर दें, तो जो ये रिमूव हुआ जो पार्ट है उसका वॉल्यूम पूरे होल कोण के वॉल्यूम का 1/27 पार्ट होगा। ये दे रखा है, तो यहां पर हम वॉल्यूम निकालेंगे। अब तो वॉल्यूम ऑफ कोण, यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण ए बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ होल कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण ए बी सी बराबर है 1/27 के। ये दे रखा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोण हम V1 मान सकते हैं, V1 अपान में V2, मतलब ए बी डैश सी डैश के वॉल्यूम को V1 मान लिया और ए बी सी के वॉल्यूम को V2 मान लिया, तो V1 अपान V2 इज इक्वल टू 1/27। अब V1 हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह हम लिखेंगे R1 स्क्वायर, और एच आपका हाइट 30 माइनस एक्स है, तो 30 माइनस एक्स हो गया, अपॉन में नीचे भी 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच, तो R2 स्क्वायर इंटू में एच इसकी हाइट कितना है 30 दे रखा है, तो 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/27। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 30 माइनस एक्स, ये इक्वेशन था आपका, 30 माइनस एक्स अपान में 30 इज इक्वल टू R1/R2। तो यहाँ 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो R1 अपान में R2 का होल स्क्वायर इंटू में 30 माइनस एक्स अपान में 30 इज इक्वल टू 1/27। R1 अपान R2 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, 30 माइनस एक्स अपान में 30 था, तो यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं 30 माइनस एक्स अपान में 30, यहाँ R1 अपान R2 की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका 30 माइनस एक्स अपान में 30 इज इक्वल टू R1/R2, तो R1/R2 का होल स्क्वायर है, तो 30 माइनस एक्स अपान में 30 का होल स्क्वायर, या 30 माइनस एक्स अपान 30 की जगह R1/R2 रख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करो R1/R2, तो R1/R2 का होल स्क्वायर ये बराबर है, यहाँ इंटू में यहाँ पर R1 अपान में R2 इज इक्वल टू 1/27। ये वैल्यू रख देंगे क्योंकि R1 अपान R2 बराबर है 30 माइनस एक्स अपान 30 के। यहाँ पर जो रेशियो आपने सिमिलरिटी जो किया था उसके कॉन्ग्रुएंसी से, सिमिलरिटी से ये वैल्यू आ गई। R1 का होल क्यूब अपान में R2 का होल क्यूब बराबर में 1/27, या R1/R2 का पूरे का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/27। अब R1/R2 इज इक्वल टू, जब यहाँ क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1/27। अब 1/27 का क्यूब रूट 3 3 जा 9 3 जा 27, 1/3 हो जाएगा। तो R1/R2 आपको मिल गया, R1/R2 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 बराबर में 3R1, R2 इज इक्वल टू 3R1 हो गया। अब यहाँ पर हम R1/R2 की वैल्यू रख देंगे, तो R2 बराबर हो गया 3R1, R2 इज इक्वल टू 3R1। ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? या R1/R2 की जगह हम क्या रखेंगे 1/3, R1/R2 की जगह 1/3। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 30 यहां पर आप सॉल्व करो, 30 माइनस एक्स
R1/R2 की वैल्यू 1/3 आ गया। R1/R2 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे आप तो 30 - x अपान में 30 बराबर में 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करो 90 माइनस में 3x इज इक्वल टू 30 बन जा 30। 3x को उस साइड में ले जाओगे तो 90 प्लस में 90 माइनस में 30 इज इक्वल टू में 3x। 90 में से 30 माइनस करो 60 इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू 60 अपान में 3। 3 1 जा 3 2 जा तो x की वैल्यू कितना आ गया 20। x की वैल्यू 20 हो गई। तो यहां से आपको पूछा गया था कि बेस से कितनी हाइट पर कट किया गया, तो x आपने माना था, ओ डैश को x मान रखा था, तो x की वैल्यू कितना आ गई 20। तो 20 सेंटीमीटर पर कट किया गया। यहां बेस से ये कोन का ऊपरी जो टॉप हटाया गया तो कितने हाइट से हटाया गया 20 सेंटीमीटर पर। एक टोटल 30 सेंटीमीटर था तो टॉप से 10 सेंटीमीटर और बेस से 20 सेंटीमीटर पर कट किया गया। यही हमें पता करना था, x की वैल्यू निकालना था। ये समझ में आया? तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। स्मॉलर कोन हैज बीन कट एट द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वर्जनल कोन। आप लिख सकते हो द स्मॉलर कोन हैज बीन कट एट अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वर्जनल कोन। ये पेपर में पहले सिलेबस में था, फिर उसके बाद में इसको ऑप्शनल में डाल दिया था। और ऐसे क्वेश्चंस हैं, फाइंड द अल्फा बीटा वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। If alpha is equal to 2, alpha is equal to 2 and beta is equal to 3 are the zeros of the polynomials। एक पोलिनोमियल दे दिया गया x² माइनस 5x और प्लस में 6। फाइंड द पोलिनोमियल whose zeros are 1 by alpha प्लस में 1 by बीटा। एक पोलिनोमियल आप पता करो जिसका जीरोस दे रखा है 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू 2 दे रखा है और बीटा की वैल्यू 3 दिया है। आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो आप एक पोलिनोमियल पता करो जिसका जीरोस 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा है। 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा है, ये आपको दिया है। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है। तो एक पोलिनोमियल आपको पता करना है जिसका जो अल्फा और बीटा है तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा इसका रूट है या जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल्स है। तो यहाँ पर कोई भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाते हैं तो क्या लिखते हैं x² माइनस में सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है x² माइनस में सम ऑफ द रूट्स x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये फार्मूला होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम फॉर्म करते हैं। x² माइनस में सम ऑफ द रूट हमने 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा लेना है तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हो जाएगा। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। ये आ गया x² माइनस में, यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा x और प्लस में 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा और बीटा की हम वैल्यू रख देंगे तो अल्फा सम ऑफ दी अल्फा प्लस बीटा हमें चाहिए तो अल्फा और बीटा यहाँ सम ऑफ दी रूट क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अगर हम देखें तो यहाँ अल्फा में बीटा ऐड करो तो 2 में 3 ऐड करोगे 5 आ जाएगा। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 हो गया
अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू 3 करो तो 6 हो जाएगा, तो 5/6x हो गया, प्लस में 1/अल्फा इंटू बीटा 1/6 हो जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 6x² माइनस 5x और प्लस में 1 अपॉन में 6 हो गया। ये समझ में आया? अल्फा बीटा दिया है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो इससे, या इसी में से आप सम ऑफ द रूट, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या ऐसे कर लो, अल्फा और बीटा ऐड करो तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करो और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यही पता करना था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पता करो जिसका रूट क्या हो 1/अल्फा 1/बीटा हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, पुट कर देना है। तो x² फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट लिखोगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो 1/अल्फा 1/बीटा रखो, फिर एलसीएम ले लो तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा x हो गया, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो 1 1 जा 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की हम वैल्यू रख देंगे तो 5 आएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 आएगा, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लिया, हमने x² अपॉन 1 करके एलसीएम ले लिया, तो 1 6 6 का एलसीएम 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को तो 6x² माइनस 5x प्लस 1 हो गया। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? हाँ, और आगे हम 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। आगे शर्मा नहीं लेके बैठे हो? शर्मा से कोई डाउट हो तो पूछो, है कोई डिफिकल्टीज है? इफ m इज इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करना है, इफ m इज इक्वल टू कॉस क्यू, m इज इक्वल टू कॉस क्यू माइनस में साइन क्यू, साइन क्यू, और n इज इक्वल टू कॉस क्यू और प्लस में साइन क्यू, साइन क्यू।